नमस्कार दोस्तों। आज हम एमपीपीएससी के अंतर्गत जो है स्पोर्ट्स ऑफिसर के इंटरव्यू के रिगार्डिंग बात करेंगे। और आज के डिस्कशन को हम लोग 3 पार्ट में बांट करके फिर बात करेंगे। क्या है ये 3 पार्ट? तो पहले पार्ट में इंटरव्यू की एक दो ज़रूरी बातों को देखेंगे। दूसरे पार्ट में इस सब्जेक्ट में इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन्हें देखेंगे, या एक दो पूछे गए हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है, जिससे कि आपको अंदाज़ा लग सके कि किस तरह से प्रश्नों की रूपरेखा होने वाली है और उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपको वर्क करने में आसानी होगी। और तीसरे पार्ट में बिल्कुल लास्ट में 1-2 मिनट में हम लोग बात करेंगे एक इंटरव्यू प्रोग्राम है, उसमें क्या कुछ हो रहा है और उससे क्या आपको लाभ हो सकते हैं, बहुत संक्षिप्त में आखिरी में। पहले पार्ट पे आते हैं कि इंटरव्यू की एक दो ज़रूरी बातें। वैसे देखिएगा, जितनी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैंने वीडियो बनाई है उसमें स्टार्ट में ऐसी ज़रूरी बातें हैं, तो आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। इसमें हम देखते हैं, देखिए एक जो काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है, लगभग मैक्सिमम इंटरव्यू में ऐसा होता है कि कैंडिडेट से एक या दो क्वेश्चन काफ़ी मुश्किल पूछे जाते हैं। मतलब ये मान करके पूछे जाते हैं कि कैंडिडेट को ये क्वेश्चन नहीं आता होगा। ये क्वेश्चन पूछने का जो तर्क रहता है वो ये होता है कि आपका एक ऐसा परीक्षण या टेस्ट है जिसमें ये देखा जा सके कि मुश्किल समय में आप खुद को कैसे बैलेंस बनाते हैं, या खुद के साथ कैसे डील करते हैं, या समस्या से कैसे आप निपटते हैं। ये सभी चीज़ें जांचने के लिए ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रश्न के उत्तर में 3 इम्पैक्ट हो सकते हैं। उन तीनों को हम लोग अलग अलग समझते हैं, यानी 3 स्टेज में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, उसके बाद इसके आंसर में क्या क्या आपके मार्क्स पर फर्क पड़ेगा उसको देखते हैं। इसमें स्टेज नंबर 1, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकेंड और स्टेज थर्ड, 3 स्टेज में। और यहां पर हम लेते हैं इसके इम्पैक्ट को। देखिए, स्टेज फर्स्ट जो है वो ये है कि प्रश्न आपसे पूछा गया काफ़ी मुश्किल, पैनल के को लग रहा था कि आप नहीं बता पाएंगे। ये पैनल ने तय कर लिया है, एक तरह से कह सकते हैं, और आपसे पूछा गया और आपने क्या किया कि उसका आंसर बताया और सिस्टमैटिक बता दिया। देखिए, इसका इम्पैक्ट दूसरे प्रश्नों के कंपेयर में बहुत अच्छा रहता है, और इसको हम कह सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट जो है ये पॉजिटिव प्लस है, पॉजिटिव प्लस। अभी हम मार्क्स के अकॉर्डिंग भी इसको देखेंगे कि क्या हो सकता है। सेकंड तरीका क्या है कि आपसे प्रश्न पूछा गया ये जान करके कि आप नहीं बता पाएंगे, और हुआ भी वही। आपने 2 सेकेंड 5 सेकेंड का पोज लिया, सोचा, और आपको लगा कि नहीं बता सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि सॉरी सर, सॉरी मैम, अभी रिकॉल नहीं हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपको डांट भी पड़े। कई कैंडिडेट को होता है कि आप इस पोस्ट के लिए जा रहे हैं और आपको इतनी सी बात नहीं पता है। आप दूसरी लाइन में ये जोड़ सकते हैं कि सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं हो रहा, लेकिन घर जाते ही आज मैं इसे देखूंगी या देखूंगा। इससे क्या होता है कि एक आपके अंदर एक सकारात्मकता भी दिखती है कि आप चीजों को सीखने के लिए कितने उत्सुक हैं। इस तरह के आंसर जब आप देते हैं तो यहां पर जो इम्पैक्ट होता है वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। तीसरा स्टेज क्या है? तीसरे में भी देखिए कई पार्ट है, लेकिन हम लोग एक साथ इंक्लूड कर देते हैं। जैसे तीसरे में क्या है कि आपसे प्रश्न पूछा गया काफी मुश्किल, और आप जैसे प्रश्न आया उसके बाद आपके अंदर थोड़ी घबराहट दिखने लगी, थोड़ा सा फियर दिखने लगा। आप देखो, इसे आप छिपा नहीं पाएंगे। अगर आप फियर कर रहे हैं तो वो दिख जाएगा वहां पे। जैसे मान लीजिए कि आपने एंट्री लिया इंटरव्यू रूम में, पूरी एनर्जी के साथ, स्माइल के साथ, मे आई कम इन सर, बैठे, आपने प्रश्नों का जवाब दिया, इंट्रो दिया, सब कुछ दिया, और ये प्रश्न आया, आप सुस्त हो गए, थोड़ा सा वैसा दिखने लगा कि हाँ आप डर रहे हैं।
या आप आंसर को जल्दी जल्दी देने लगे हैं, या कहीं भारी गलती कर सकते हैं कि आप गलत आंसर दे दें। तो इन सभी सिचुएशन में यहां पर जो मार्क्स होते हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं। नेगेटिव हो जाते हैं कि आपको ये नहीं करना है, न डरना न घबराना। अब देखो यहाँ लगभग लगभग पूरे मार्क्स मिल रहे हैं, यानी पॉजिटिव तक। तो ये रिस्क क्यों ले? कभी ऐसा लेना हो तो इसका तरीका मैंने बताया था कि अगर डाउट हुआ हो आपको कि आपको हो सकता है आंसर सही है, तो आप परमिशन लेके उसका आंसर दे सकते हैं। अब देखिए मार्क्स पे क्या फर्क पड़ेगा। हम सब जानते हैं कि ये जो मार्क्स मिलना है वो 40 से 90 के बीच में कहीं भी स्टे कर सकता है। तो और पूरी जो चर्चा होने वाली है इंटरव्यू रूम में वो 15, 18, 20, 25, 30 इसी के ड्यूरेशन में रहेगी, इससे ज़्यादा तो होने वाली नहीं है। तो ये जो प्रश्न होगा ये लगभग 10 से 20 मार्क्स आपका इधर उधर कर सकता है। अगर आप इस लेवल पे रहते हैं तो लगभग 10 मार्क्स, और इधर जाते हैं तो पॉजिटिव में 15, यहाँ जाते हैं तो पॉजिटिव में 15, 20, यहाँ पे भी पॉजिटिव 15, 20, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव। तो लगभग 10 से 20 प्रश्न का फासला बस इस छोटे से तरीके में हो जाती है। तो ध्यान रखना है कि आप देखो, ऐसा नहीं कि आपको ये वरदान मिला है कि आपसे गलती हो ही नहीं पाएगी। भले आप एक महीने से तैयार हैं कि कोई गलती नहीं कर पाएंगे, लेकिन हो सकता है कि प्रश्न ऐसे पूछे जाएं जो आपको ना आते हों। तो परेशान नहीं होना है इन सभी चीज़ों को लेकर के। आप मतलब एक और छोटा सा अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कई लोगों के डर रहता है कि पैनल क्या सोचता है। पैनल देखो बहुत कुछ नहीं सोचता है। आप सिंपल देखिए कि आपके 5 दोस्त हैं और आपको ये कहा गया कि आप उनसे 15 मिनट बात करके उनको मार्क्स दीजिए। मार्क्स इसके बीच में होना चाहिए और सबके बीच में अंतर 10-10 का होना चाहिए। आप जिसे सबसे ज्यादा देंगे आप उसके अंदर क्या देखेंगे? यही यही छोटी छोटी बातें। जिसको आप सबसे कम दे रहे हैं उसको किस कारण से दे रहे हैं ये बात आपको पता होगा। बिल्कुल वही होता है यहाँ पर भी कि आयोग आपसे, आप कौन है ये नहीं जानता, लेकिन आपसे बातचीत करके आपके शब्दों का चुनाव, प्रेजेंट करने के तरीके, या आपके व्यक्तित्व से जो भी बात निकल रही है वो किस रूप में निकल रही है, इन्हीं सब का अंदाजा लगा करके इसके बीच में मार्क्स दिए जाते हैं। दूसरे पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। इंटरव्यू का ही ये भी एक पार्ट है कि आपको हमेशा छोटे आंसर नहीं देना है। ये बात सही है कि कहा जाता है कि बेवजह का आप आंसर ना दे, जो नहीं पूछा गया उसका आंसर ना दे। ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हर प्रश्न का आंसर छोटा हो ये जरूरी नहीं है। और स्पेशली जब आपका इंटरव्यू सेकेंड हाफ में है, यानी कि मान लीजिए कि इंटरव्यू 6 घंटे की है और लास्ट के 3 घंटे वाले में है, तो उसमें कोशिश आप करें कि छोटे आंसर ना दे, जिनका बड़े आंसर हो सकते हैं। इस ऐसा क्यों, इसके कुछ कारण हैं, उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, पैनल के जो मेंबर होते हैं वो भी इंसान हैं, और वो भी जैसे आप एक प्रक्रिया फॉलो करके वहां पहुंच रहे हैं, रात में सोते हैं तो सोचते हुए कल सुबह इंटरव्यू है, देने जाना है, कुछ मुझसे प्रश्न पूछा जाएगा, ऐसे उनके दिमाग में भी चलता है कि सुबह मुझे जल्दी उठना है और टाइम से पहुंचना है और कल मुझे प्रश्न पूछना है। यानी सामान्य जो बातचीत है उसके अकॉर्डिंग वो लोग भी करते हैं, ठीक है। सेकेंड हाफ में क्या होता है कि सेकेंड हाफ आते आते उनके पास जो प्रश्नों का भंडारा होता है वो थोड़ा थोड़ा कह सकते हैं कि कम होने लगता है। और उससे जो जरूरी बात है वो ये है कि जो एनर्जी है वो पैनल और कैंडिडेट दोनों की कम होने लगती है। ऐसे में ये इनडायरेक्टली डिमांड उठने लगती है कि ज्यादा एनर्जी कैंडिडेट लगाए, और आपके प्रश्नों, आपके आंसर में ही वो लोग प्रश्न ढूंढने की कोशिश करते हैं, या फिर जब आप आंसर दें तो थोड़ा सा ज्यादा दें। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जिससे कि बात अच्छे से आपको समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए कि प्रश्न पूछा गया कि
मध्य प्रदेश खेल प्रशासन क्या आपको नहीं लगता कि एक निष्क्रिय भूमिका में है? या भारत का ही नाम लेकर कह दिया जाए कि क्या आपको नहीं लगता कि भारत का खेल प्रशासन निष्क्रिय भूमिका में है? इसके दो आंसर तो बिल्कुल सीधे हैं। एक तो यह है कि आप कह सकते हैं कि नहीं सर, क्योंकि इसकी तरफ झुकाव ज्यादा है और होना भी चाहिए। दूसरी तरफ आप कह सकते हैं यस सर। देखिए, गलत दोनों है। ये तो पूरी तरह गलत है क्योंकि आप उसी प्रशासन का हिस्सा बनने जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि गलत है, निष्क्रिय है, इस टाइप से, तो ये तो पूरी तरह गलत है। लेकिन ये भी पूरी तरह सही नहीं है। आप कहें नहीं, आप कहते हैं यस, इसका मतलब है कि तुरंत आप इनवाइट करते हैं कि वो लोग दूसरा प्रश्न पूछें। अभी मैं इसके आंसर पे जाऊंगा। उन्होंने एक और प्रश्न पूछा, आपने फिर कहा ये है, यस नो, आप फिर टाल दिए। मतलब जब ऐसे लंबे टलने लगते हैं क्वेश्चन तो फिर उनके द्वारा लिस्ट पूछी जाने लगती है। लिस्ट कौन सी? मध्य प्रदेश के 5 बड़े झील का नाम बताइए, मध्य प्रदेश के 5 बड़े बांध का नाम बताइए, मध्य प्रदेश की 5 बड़ी जनजाति बताइए, 5 बड़ी जनजाति वाले जिले बताइए, या कौन सा ऐसा जिला है जो खेल में अव्वल है, ऐसे 3 क्रम बताइए। मतलब वो लिस्ट पूछने लगते हैं कि थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे चली जाए, आप 1 2 3 मिनट समय गुजारें उस पर। तो हमें करना क्या है? जैसे मान लीजिए कि इस प्रश्न को पूछा गया कि मध्य प्रदेश खेल प्रशासन क्या आपको नहीं लगता कि निष्क्रिय है? तो आप इसके आंसर में जोड़ सकते हैं कि सर, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश खेल प्रशासन खिलाड़ियों के रिक्रूटमेंट में, उनके प्रशिक्षण में, जो खिलाड़ी पदक जीतते हैं उनको सम्मानित करने में, उनको विभिन्न तरह के जो प्लेटफॉर्म है वहाँ आमंत्रित करके उनको सम्मान देने में, या ऐसी और भी कई गतिविधियां हैं जिनमें काफ़ी सक्रिय रूप में हैं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे स्थान हैं जैसे कि ग्राउंड लेवल पे, ज़मीनी स्तर पे जिस तरह से खिलाड़ियों की खोज होनी चाहिए वहाँ पर थोड़ा बहुत अभी कमी दिख रहा है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जल्द ही ये कमीशन वहाँ पर भी, ये आयोग वहाँ पर भी जो है काम करेगा। तो ऐसे में क्या होगा कि आप उनके आंसर को समर्थन करते हुए भी अपनी सारी बात को रख सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, देखो ये एक्स्ट्रा आंसर नहीं है, ये प्रश्न का ही आंसर है जो कि यस नो में देना ठीक नहीं होता है, क्योंकि फिर बार बार प्रश्न आएंगे और फिर लिस्ट का सामना हमें करना पड़ सकता है। ठीक है। आइए, अब हम अपने दूसरे पार्ट पे आते हैं, यानी कि इस विषय में क्या क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, इसका एक डिज़ाइन पे हम लोग बात करते हैं। इन प्रश्नों का आंसर आप बोल करके रिकॉर्ड करने की कोशिश करिएगा। आप चाहें तो हमारे पास भेज सकते हैं, हमारी टीम उसकी जांच करती है। कुछ रिफॉर्म करना है तो वो भी आपको बताया जाता है, या आप चाहें तो लिख करके भी भेज सकते हैं कि हाँ, ये आंसर हो सकता है। प्रश्नों को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन पुल एंड पुश? आप जानते हैं कि ये जो है एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। इवन आपने के कानों में भी ये बात कभी गई होगी। जिनके सिलेबस में ये नहीं रहता है, अगर उन्होंने भी अपनी हॉबी में क्रिकेट भरा हुआ है तो उनसे पूछा जाता है, या खेल भरा हुआ है या कुछ भी इस तरह का डीएफएफ में, या फिर कह सकते हैं और किसी तरीके से प्रेजेंट करते हैं तो उनसे ये क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। क्रिकेट से संबंधित आप जानते हैं कि ये शॉट जो है पुल एंड पुश लगभग लगभग एक जैसे होते हैं, थोड़े से अंतर के कारण इसे पुल कहते हैं और इसे पुश कहते हैं। तो आप डिफरेंसेस देख करके या चाहे तो पढ़ के समझ सकते हैं कि इसमें ये अंतर होता है। आप खुद आंसर बना सकते हैं कि ये होगा, अगर आपको कहीं सोर्स नहीं मिलता है तो। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द न्यूमेरिकली रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियम एंड मोड? आसान प्रश्न है। आपने इस यूनिट को किया होगा तो अच्छे से आपने मीन, मीडियम, मोड कैलकुलेट करना सीखा होगा।
उसके और भी जो बेसिक बातें हैं वो आपने किया होगा, लेकिन यहाँ पर बस रिलेशन पूछा गया है। तो आप वही आधे लाइन के उस फॉर्मूले को दिखा सकते हैं कि इतना मीन बराबर इतना मीडियम बराबर इतने मोड होते हैं। तो आप बिल्कुल उस पॉइंट को बस बता दें, टू द पॉइंट। अगर कुछ क्रॉस होता है तो फिर आप इसके आंसर को बताएं। अभी देखिए, सिर्फ हम लोग क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं, आंसर पे नहीं। जब आप मॉक इंटरव्यू में जुड़ेंगे तो वहाँ पर लगभग 30 से 40 प्रश्नों का डिस्कशन एक एक दिन में होता है, तो थोड़ा सा और भी विस्तार से इस पे बात की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं? देखिए, सहनशीलता बहुत अच्छी बात है। सहनशीलता किसी में होती है तो हम उसे देख करके बताते भी हैं कि ये व्यक्ति काफी सहनशील दिख रहा है या फिर काफी सहनशील है। लेकिन बढ़ाने के क्या तरीके हो सकते हैं, ये थोड़ा सा व्यवहारिक तौर पे आपको देखना होगा। और अगर डायरेक्ट सोर्स मिलता है तो ठीक है, नहीं तो आप चाहें तो खुद भी इमेजिनेशन करके एक दो तीन पॉइंट आप बना सकते हैं। ऐसे देखिए, दो तीन प्रश्न हमें वहाँ पैनल के सामने भी करना पड़ता है कि एक आध प्रश्न पढ़ा नहीं है आपने लेकिन आंसर आप दे सकते हैं। तो वैसे इस प्रश्न का भी आप कर सकते हैं। कूपर ने चाल परीक्षण के लिए 12 मिनट ही क्यों लिया? आप इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि मोस्टली क्या होता है ना कि जब हम रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो ऐसे फैक्ट फैक्ट देखते हुए चले जाते हैं, लेकिन कभी कभी इसकी कुछ सैद्धांतिक बातें भी पूछ दी जाती हैं, तो आप इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेल में चिंता को कम करने के लिए आक्रामकता किस प्रकार लाभदायक है? देखिए, हर सिचुएशन की अलग अलग प्रॉफिट लॉस होते हैं। तो आक्रामकता क्या होता है कि हम प्रेशर को हटाते हैं, चिंता को हटाते हैं। नहीं होता है कि आप देखेंगे खेल में ताली बजा करके दूसरी टीम को डराया भी जाता है आक्रामकता के थ्रू, और अपनी टीम का हौसला भी बढ़ाया जाता है। तो दोनों तरह की चीजें होती हैं, और आप जानते हैं कि चिंता, प्रेशर, ये सभी चीजों से कितने बड़े बड़े मैच कई देश हार जाते हैं। जैसे आप अच्छे से आपको याद होगा 2023 का इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो वर्ल्ड कप था, उसमें माना जाता है, हम सब भी देखे हैं कि ऑस्ट्रेलिया से हम कंपेयर करते हैं तो इंडिया काफी अच्छी सिचुएशन में थी पहले मैच से आखिरी मैच तक। आखिरी मैच में हारी और वर्ल्ड कप चला गया। तो इसमें स्किल का बहुत ज़्यादा रोल नहीं था। तो ऐसे में कह सकते हैं कि चिंता का जो है आक्रामकता के साथ क्या रिलेशन है, आप दो तीन पॉइंट जोड़ करके यहाँ पे बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एटीपी बनने की क्या प्रक्रिया होती है? तो वही 38 वाले फॉर्मूले को आप प्रेजेंट कर सकते हैं, ऑक्सीजन लेने तक के बाकी जो प्रोसेस होते हैं उनको आप आराम आराम से बता सकते हैं। आसान प्रश्न है ये, क्योंकि आपने आपके मटेरियल में ये सब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन? माइन्यूट फर्क होता है, लेकिन ये काफी पुराना क्वेश्चन है, रेगुलर पूछे जाते हैं और बहुत पुराने क्वेश्चन है ये। मुझे लगता है कि आप गूगल भी सर्च करते हैं तो आराम से आपको जो है नहीं कुछ तो तीन पांच डिफरेंसेस तो इजीली मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आपने प्रिपेयर कर ही लिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ियों द्वारा ड्रग सेवन संबंधी जांच के लिए कौन सी संस्था है? अब देखिए, प्रश्न को ध्यान से सुनना है कि है क्या। कई बार क्या होता है कि वहां घबराहट के भी देखिए कई स्टेज होते हैं। आप मान लीजिए कि आपने कहा कि इसकी जांच करने की भारत में जो है ये संस्था है। ये आंसर घबराहट का इंडिकेशन है, क्योंकि यहां पर ये नहीं लिखा है कि आपसे इंडिया का पूछा जा रहा है कि इंटरनेशनल पूछा जा रहा है। अगर इंडिया या इंटरनेशनल नाम रख के कहा जाता है तब तो फिर आसान है, आप दोनों में से किसी का नाम बता सकते हैं जो आपसे पूछा जाए। या दोनों का नाम नहीं पूछा गया, जैसे कि इस क्वेश्चन में है कि खिलाड़ियों द्वारा ड्रग सेवन संबंधी जांच के लिए कौन सी संस्था है। तो ऐसे में आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों को बताएंगे, या एक नहीं पता है तो आप वहां पे सॉरी बोलेंगे, लेकिन प्रयास दोनों का करेंगे। ठीक है, ये जरूरी प्रश्न है क्योंकि ये सिलेबस में भी है, तो आप इसको जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। आप चाहें तो मेंबर वगैरह भी देख सकते हैं, कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ आप उसे भी देखें।
हाल फिलहाल में कुछ खिलाड़ियों को अगर इसके थ्रू रिस्ट्रिक्शन किया गया है, आप उनके नाम भी देख सकते हैं, जैसे कि 2023 में कई सारे खिलाड़ियों को किया गया नेशनल इंटरनेशनल में। पेरिस ओलंपिक के ड्यूरेशन में ये सब चीज़ें दिखाई दी गई। आप जानते हैं कि भारत के हाथ से एक ओलंपिक तक जो है, सॉरी भारत नहीं, रसिया का एक ओलंपिक तक चला गया था इस केस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ खिलाड़ियों के नाम बताइए जिन पर चोट के कारण उनके करियर पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। इसमें अगर इंडिया नाम नहीं लिया गया है तो आप इंटरनेशनल भी ले सकते हैं। एमपी का पता है तो और अच्छी बात है, फिर इंडिया का आप दे। अगर उस और भी लिस्ट है आपके पास तो इंटरनेशनल ले सकते हैं। आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में अभी 2 साल पहले ही एक प्लेयर थे, क्रिकेट खिलाड़ी, जिनका चोट लगने से डेथ हो गया था। अभी लास्ट ईयर भी यूरोप में एक प्लेयर का डेथ हो गया था, बल्कि सामान्य खेल था, कोई इंटरनेशनल खेल भी नहीं चल रहा था। भारत में भी आप मोहम्मद कैफ को देखेंगे कि हाथ में चोट लगने के बाद जो है उन्होंने खेल से लगभग लगभग छोड़ ही दिया था, और फिर उन्होंने कोई मैच नहीं खेला। युवराज सिंह का हम बता सकते हैं, या ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं दूसरे गेम में भी। अभी पेरिस ओलंपिक में आप देखेंगे कि भारत के हाथ से ये मेडल चला गया पूरी तरह से। हेल्थ इशू कह सकते हैं, वेट को लेकर के जो हुए थे यहाँ पे, तो वो चोट का नहीं संबंध है, लेकिन हम कह सकते हैं कि अ, इस तरह से थोड़ा सा यहाँ पर इंडिकेशन वगैरह, या इसे स्किप भी कर सकते हैं कि इसे कहीं और दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, अगर प्रश्न की नेचर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की कौन या कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिन्हें 2025 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। देखिए, सारे जो अवार्ड हैं वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, और वो भी बाइफरकेशन के साथ कि एमपी के इतने हैं, भारत से पूरे इतने हैं, ये इस खेल से संबंधित है, ये इस खेल से संबंधित है, जिससे कि आपको इसकी डेप्थनेस पता चले। पैनल अगर सुने आपकी बात को तो लगे कि आपने इसको ठीक से प्रिपेयर किया है। ठीक है, अब आते हैं बिल्कुल आखिरी पार्ट में। देखिए, हमारा एक इंटरव्यू प्रोग्राम अभी चल रहा है, आप इसमें जुड़ सकते हैं। 4 मेंबर की पैनल है, और बिल्कुल आयोग की तरह इसको कॉपी पेस्ट करने की कोशिश की गई है, जिसमें आपको एक निश्चित डेट मिलेगा, एक टाइम मिलेगा, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसमें आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी रहेंगे, और प्रश्नों का 20 से 40 हमारा टारगेट रहता है, लेकिन सामान्यतः 30-40 सबके साथ हो जाता है एक दिन में। आपका इंटरव्यू होगा, देन फीडबैक होगा। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों फैसिलिटी है इसमें उपलब्ध। मैं सबसे ये कहता हूँ कि आप कम से कम एक ऑफलाइन इंटरव्यू ज़रूर दें, जिससे कि आप उस दिन जो चैलेंजेस होते हैं आप उसको फेस कर सकें। अगर कुछ इंक्वायरी आपकी रहती है, कुछ क्वेरी है, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। और एक दो फैसिलिटी हम लोग ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी हमने रखा है कि आप बोर्ड पे पढ़ाने का जो टीचिंग है, आप चाहें तो कुछ वीडियो बना करके आप हमारे पास भेज सकते हैं। छोटा सा, ज़्यादा ना हो, 5-10 मिनट से ज़्यादा ना हो, क्योंकि इतना ही आपको मौका मिलने वाला है वहाँ पे। अगर कुछ कमी रहती है तो हमारी टीम जांच करके और आपको उसके बारे में बताएगी कि आप यहाँ पर इस तरह के रिफॉर्म कर सकते हैं, यहाँ ऐसे बोलना चाहिए, एटीसी इस तरह की चीज़ें। ठीक है, ठीक है, आज का डिस्कशन हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का।